नमस्कार दोस्तों। पिनाकल के मैथ सेक्शन के हार्ड क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मॉक नंबर 27 होने वाला है और हम लोग इस मॉक के जितने भी डिफरेंट डिफिकल्ट या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ही सिंपल और शार्ट अप्रोच के जरिए सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्या है कि स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बोल रहा है कि बर्तन में 120 लीटर शुद्ध दूध है। कुछ मात्रा में दूध निकाला गया और उसे 23 लीटर पानी से बदल दिया गया, जिससे मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का जो परिणामी अनुपात है 4:1 हो गया। फिर से 23 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसे 27 लीटर पानी से बदल दिया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का संबंधित अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास शुरू में 120 लीटर शुद्ध दूध था, इसमें कोई पानी था नहीं। अगर कुछ पानी नहीं था और बाद में केवल हम लोग 23 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो जा रहा है वो हमारे पास 4:1 का हो जा रहा है। तो कहने का मतलब हमने अभी तक क्या है कि केवल 23 लीटर ही पानी ऐड किया है। यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू है वही हमारे पास 23 लीटर हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 23 लीटर है तो हमारे पास टोटल बर्तन में टोटल हमारे पास जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23×5 = 115 लीटर। तो हमारे पास बर्तन की जो कैपेसिटी आ गई अभी 115 लीटर आ गई, मतलब 115 लीटर उसमें मिल्क एंड वाटर है। अब क्या कह रहे हैं आगे, फिर से 23 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब 115 से इन्होंने क्या किया है कि 23 लीटर निकाल दिया है। अगर 115 में 23 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 92 लीटर। अब 92 लीटर में क्या है कि 23 लीटर मिश्रण निकालें। मिश्रण मतलब है मिल्क एंड वाटर, जिस रेशियो में हटेगा उतने ही रेशियो में मिल्क एंड वाटर अभी बचेगा भी। तो हमारे पास कहने का मतलब जो 92 लीटर है इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो अभी भी क्या होगा, 4:1 होगा। अब 4:1 का मतलब है कि यहाँ पे टोटल पाँच है, तो 5 की वैल्यू अगर 92 है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 92 दे रखी है तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की आ जाएगी 18.4। अगर एक की 18.4 है तो यहाँ से जो वाटर बचेगा 18.4 लीटर बचेगा। और जो यहाँ से हमारे पास मिल्क बचेगा हमारे पास 18.4 × 4, 4 चौक 16, 18 चौक 72, 1 73, 73.6 लीटर बचेगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या किया गया है और उसे 23 लीटर मतलब 27 लीटर पानी से बदल दिया गया। अब क्या है कि अभी 23 लीटर मिश्रण निकलने के बाद ये हाल है। अब हमें इसमें 27 लीटर वाटर भी ऐड कराना है। अगर हम लोग 27 लीटर वाटर ऐड करा देंगे तो हमारे पास अब जो मिल्क एंड वाटर होगा वो हमारे पास 7, 8, 15, 2, 1, 3, 1, 4, इधर 6, 73.6, क्योंकि हमने मिल्क से कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है तो मिल्क अभी भी उतना ही होगा। अगर हम लोग तो काटेंगे दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, तो 2 9 4, 2 2 9 4, 2 7 14, तो 368:227। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 मिलीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहता है, तो 30 सेंटीमीटर आधार व्यास और 24 सेंटीमीटर गहराई वाले शंक्वाकार बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास 5 मिलीमीटर व्यास, यहाँ पे यूनिट अलग है, वहाँ पे मीटर में यूनिट है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में, तो सभी को पहले हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ से 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे जो डायमीटर वो जो व्यास हमारे पास 5 मिलीमीटर में है, अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग कर देंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर क्या है कि रेडियस की बात की जाएगी, रेडियस के हम लोग 2 से भाग कर देंगे और यहाँ से 0.5 को 2 से भाग करोगे तो 0.25 हो जाएगा, तो आपके पास इसकी रेडियस आ जाएगी। अब हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास 10 मीटर दे रखा है तो हमारे पास सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 के 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे सब सेंटीमीटर में बदल गए। अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझिए, क्या है कि हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है, मतलब एक बेलनाकार पाइप है, इससे क्या है कि हमारे पास एक शंक्वाकार बर्तन भरा जा रहा है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि इस बर्तन में जो हमारे पास एक शंक्वाकार पाइप है इससे 1 मिनट में टोटल इसकी 10 मीटर लंबाई के बराबर पानी निकलता है। इसकी 10 मीटर लंबाई के बराबर जो पानी निकलता है हमारे पास 1 मीटर में निकलता है, 1 मिनट में निकलता है। ठीक है, तो ये पानी जो 1 मिनट में निकलेगा थोड़ा सा इसको भरेगा, लेकिन हम मान लेते हैं टोटल इसी तरह टी समय तक चलता है, तो इसके द्वारा जो पानी निकलेगा धीरे धीरे भर के ये टोटल टी समय में यहाँ तक भर देगा। तो यहाँ से अगर ये 10 मतलब 1 मिनट में 10 मीटर पानी बह रहा था, तो इसी तरह हम मान लेते हैं टी मिनट तक चलता है, तो यहाँ से जो इसकी लंबाई हो जाएगी मान एक तरह से, मतलब जो पानी निकलेगा यहाँ पे 10 टी लेंथ का पानी निकल जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में 1 मिनट में 10 मीटर, तो यही इसी तरह
टी मिनट में 10 टी लेंथ के इक्वल इस पाइप से पानी निकल जाएगा। और ये जो 10 टी इक्वल के लेंथ का जो पानी निकलेगा तब तक ये आपके पास शंक्वाकार जो बर्तन है ये आपके पास फिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे केवल वॉल्यूम को इक्वल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास बेलना क्या क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और आर हमारे पास दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.25 गुणे 0.25, और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए इसकी हाइट एक, वही हम हाइट ही निकाल रहे थे कि 1 मीटर में 10 मीटर, मतलब 1 मिनट में 10 मीटर। तो इसी तरह तक मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास टी मिनट तक चलेगा, तो इसके द्वारा जो पानी इस पाइप से निकलेगा हमारे पास 10 टी निकल जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा। तब तक हमारे पास ये शंक्वाकार बर्तन भर जाएगा, और शंक्वाकार बर्तन का जो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई। व्यास हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास 15 हो जाएगी। 15 के स्क्वायर इंटू एच, हमारे पास 15 के स्क्वायर की जगह 15 गुणे 15 लिख दीजिए, और एच हमारे पास 24 दे रखा है, 15 गुणे 15 गुणे हमारे पास 24 हो जाएगा। और बस हमको इसको सॉल्व करना है, 3/24 हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बस यही देखना था कि टोटल हमारे पास टी मिनट तक चलेगा, तो इससे क्या है कि 10 टी लेंथ का पानी निकलेगा, और उस 10 टी लेंथ से ये हमारे पास शंक्वाकार बर्तन फिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो पाई से आपके पास पाई कट जाएगा। यहाँ से आपके पास देखिए ये 10 टी आपके पास क्या है, मीटर में है। अगर हम क्या है 10 टी मीटर में है तो सेंटीमीटर में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से 25/100 गुणे 25/100, ये जो 10 टी मीटर में है इसको हम लोग क्या है कि 1000 सेंटीमीटर में हो जाएगा, और टी से गुणा कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे हमारे पास 8 के। अब सॉल्व करिए इसको, तो देखिए 1000 से 3 जीरो कट गए। अब 5 से काटेंगे तो 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब हमारे पास ये 25 बचा है, तो देखिए इस 25 के लिए 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से 5 टी जो है ये इक्वल हो जाएगा 8 दून 16, 16 नवैया 144 हो जाता है, और 16 नवैया 144, जब टी को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 4 5 40, प्लस 4/5, और 4/5 को क्या है कि सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, तो 12×5 60 होता है, तो 28 मिनट 48 सेकेंड ये जो है इसको टोटल टाइम लगेगा। इस टाइम में क्या है कि आपका बर्तन पूरी तरह से जो शंक्वाकार मतलब शंक्वाकार बर्तन है फिल हो जाएगा। तो 28 मिनट 48 सेकेंड ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनका वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है, और दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है। देखिए हमारे पास एक व्यापारी लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर और दूसरा हमारे पास विक्रय मूल्य पर गणना करता है। तो मान लेते हैं अगर जो कोई सीपी पे कर रहा है, और सीपी जब गणना करना है और 20% लाभ का दावा करता है, तो 20% लाभ का मतलब है 100 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। अब एक दूसरा व्यापारी है, वो कह रहा है कि मतलब दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरे का भी विक्रय मूल्य हमारे पास 120 है, लेकिन जो दूसरा व्यापारी है वो अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे देख रहा है। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास दूसरे व्यक्ति के लिए कितना है, 120, और 120 में वो क्या है कि 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 120 रुपये सेलिंग प्राइस है और हमारे पास प्रॉफिट 24 है, तो उसके पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास इतना है, प्रॉफिट 24 घटा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास 96 आ जाएगा। ये हमारे पास सीपी और हमारे पास ये एसपी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोल रहा है, अब इसको मिटा देते हैं। इनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है, तो यहाँ देख रहे होंगे तो इनके पास 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 24 रुपये का हो रहा है। तो अंतर कितने का आया, अंतर यहाँ से 24 में 20 गए 4, और इसी 4 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 85 रुपये। और हमारे पास निकालना इनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है। तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, मतलब 4 से काट देंगे, 4 3 12 हो गया। और जब 30 से गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 और 24 1 25, 2550 सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से टी पर स्पर्श करते हैं। आर यू वृत्तों के लिए एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। एंगल टी पी क्यू 48 डिग्री दे रखा है, हमें पास पी क्यू टू एंगल बताना है। चलिए हम लोग दो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया, और इसी को बाहरी रूप से ड्रा करता हुआ मतलब टच करता हुआ एक दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास
क्या हो रहा है, इसको अगर हम लोग बड़ा करेंगे और बोल्ड कर देते हैं जिससे आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि एक दूसरे को टी पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी पॉइंट है और आर यू वृत्तों के लिए एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होके जा रही है, ठीक है। दोनों को ये थोड़ा नीचे हो जाऊं, क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्तों को कहाँ पे पी और क्यू पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास आर और यू स्पर्श रेखा है। अब क्या दे रखा है, एंगल टी पी क्यू बराबर 48 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मीटिंग पॉइंट जो था टी था और दे रखा है टी पी क्यू। तो टी पी क्यू मतलब है ये आपके पास, और इसको मिला देंगे हम लोग, यहाँ से हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा और इस ट्रायंगल के लिए दे रखा है कि हमारे पास क्या है कि टी पी क्यू 48 डिग्री। तो हमारे पास ये हमारे पास 48 दे रखा है। अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें, इस पॉइंट को कौन से, ये जो हमारे पास यहाँ से इनका मीटिंग पॉइंट है, अगर इसको यहाँ से मिला दें हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि क्या होता है कि ये जो है ये इसकी क्या है कि स्पर्श रेखा है और ये दो है दोनों स्पर्श रेखा है तो बराबर हो जाएंगी। और ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा इस सर्कल की स्पर्श रेखा है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये तीनों क्या है कि लाइनें आपस में बराबर हो जाती हैं। अब तीनों लाइन आपस में बराबर हो जाती हैं तो इसके सामने की ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा और इसके सामने का ये एंगल बराबर इसके सामने का हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 48 हो तो ये भी 48 हो जाएगा और ये 48 48 क्या हो जाता है यहाँ पे 96, ये 96 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये दोनों एंगल आमने सामने वाले बराबर हैं, ठीक है। और हमारे पास बताना है क्या है, पी क्यू टी, हमारे पास इस थीटा को बताना है। तो देखिए 180 में अगर 96 घटा देंगे, हमारे पास ट्रायंगल टी ओ मान लेते हैं, टी ओ क्यू में देख रहे हैं, टी ओ क्यू में देखेंगे तो 180 में 96 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास जो बचेगा 84 बचेगा। क्या है कि अब 84 में क्या है कि ये दोनों एंगल बराबर है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये भी थीटा, तो ये 2 थीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास थीटा की कितनी हो जाएगी, 84 को 2 से भाग कर दो तो 42 डिग्री जो आया ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो सी आपके पास यहाँ से आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। या फिर आप हमेशा ऐसे केस में याद रखिए, क्या याद रखिए कि यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, ये आप याद रखिए तो इससे आसान हो जाएगा। ये हमारे पास पी टी और हमारे पास क्यू था। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये क्या है कि इसकी लेंथ ये बराबर है तो यहाँ पे जो बनता है ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री और हमारे पास ये 48 डिग्री रखा है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 90 में 48 जाएगा 42 डिग्री, ये डायरेक्ट आपके पास यहाँ से निकल आता है। आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास यहाँ से जो ट्रायंगल बनता है यहाँ पे क्या है कि मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राधा अपने सामान को लागत मूल्य से 35% अधिक अंकित करती है, ठीक है। मतलब अगर सर उसका सीपी था तो जो मार्क किया उसने, मार्क प्राइस हमारे पास 135 है। आगे क्या बोल रहे हैं कि वह 40% समान अंकित मूल्य पर और 30% समान 25% छूट पर और शेष 20% छूट पर बेचती है। तो मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो सामान है उसके पास 10 है और 10 में से 2/5 है, तो 10 का 2/5 कितना हो जाएगा, 40% मतलब होता है 2/5, तो हमारे पास 4 हो जाएगा। और 4 समान अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर मतलब क्या है कि 100 की वस्तु 135 में बेचोगे तो 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। और आगे बोल रहे हैं कि 30% समान, तुम्हारे पास 10 का 30% 3 हो जाएगा, तो 30% समान 25% की छूट पर। तो 25% का छूट मतलब है पहले 35% का मार्कअप किया और अब 25% की छूट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 35 और 25 दोनों का सक्सेसिव। तो 35 गुणे 25 डिस्काउंट करके हम लोग 100 से भाग करेंगे तो 25 चको 100 हो जाता है, 4 से काटेंगे 4 और 32 और यहाँ पे 4 सटे 28 4 पंचे 20। तो हमारे पास 35 माइनस हमारे पास 25 8 33.75, तो 35 में 33.75 घटाओगे तो हमारे पास 1.25% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि शेष पर 20% की छूट पर। हमारे पास 4 3 7 टोटल 10 वस्तु थी, बची हमारे पास 3 वस्तु। अब तीसरी वस्तु को क्या है कि 20% की छूट पर, अभी 35% का मार्कअप किया और 35% के मार्कअप पर 20% की छूट दोगे तो हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट या सक्सेसफुल चेंज निकल के आएगा। तो 35 गुणे 20/100 करेंगे
तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 20 7 27, 35 में 27 जाएंगे तो आपके पास 8% जो है ये आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ से एक डेविएशन का क्वेश्चन हो गया, या फिर कह सकते हैं एवरेज का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पे 35 चक्को आपके पास 140 हो जाएगा, यहाँ पे 3.75 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 24 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 164 हो गया, और 64 में 3 जोड़ दोगे तो 167.75। और जो 167.75 आया है, ये हमारे पास जितने हमारे पास 4 3 7 3 10 जितने 10 लोग हैं इनको बीच में आपस में बढ़ जाएगा। तो बटने का मतलब जो एवरेज आ जाएगा इन सभी का, एवरेज रेट आ जाएगा, मतलब एवरेज जो इनका प्रतिशत लाभ आ जाएगा वो हमारे पास 16.775% और 16.775%, मतलब डी जो है आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज दर 20% है, जिसे 9 महीने में गिना जाता है। अब देखिए जो 20% है वो 12 महीने के लिए है, जो 20% है वो टोटल 12 महीने के लिए है। अब हमारे पास बताना है 9 महीने के लिए, तो 9 के लिए हम लोग 9 से गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 पंचे 20। तो हमारे पास जो महीने के लिए 9 महीने के लिए ब्याज निकल के आ गया 15% का आ गया। ठीक है, 9 महीने का जो ब्याज निकल के आ गया 15% आ गया, और 15% मतलब होता है 3/20। अब हमारे पास टोटल 3 ईयर का ब्याज निकालना है। अब 3 ईयर ब्याज के लिए टोटल हमारे पास 9 9 9 9 चौक 36, 36 मतलब 12 36 3 साल, तो 9 महीना के टोटल 4 सक्सेसफुल लेना पड़ेगा। तो आपके पास या तो 15% का 4 सक्सेसिव का आपके पास, या तो आपके पास 15% के 4 सक्सेसिव का आपके पास, या तो डायरेक्ट आपके पास सक्सेसिव एक्सचेंज सक्सेसिव रेट पता हो कि पूरा सक्सेसिव रेट क्या होता है, या फिर आप क्या है कि एक गोल्डन रेशियो होता है उसको याद रख लीजिए। जैसे क्या होता है कि 2 ईयर के लिए 2 1 होता है, 3 ईयर के लिए 3 3 1 होता है, तो इसीलिए 4 ईयर के लिए क्या हो जाता है, मतलब 4 सक्सेसिव के लिए 4 6 4 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले 16,000 का 3/20 करेंगे पहले ईयर में, 4 6 4 1, थोड़ा दूर दूर दिखते हैं। 4 ईयर का सक्सेसिव रेट 4 6, मतलब गोल्डन रेशियो होता है 4 6 4 1। और क्या है कि पहले 16,000 का 3/20 करेंगे, 16,000 का 3/20 करेंगे तो हमारे पास 2 8 त्रिक 24, तो 24,000 हो जाएगा, 1,60,000 है वो। और 24,000 का फिर 3/20 करिए इसमें, अगर 3/20 करोगे तो 12 3600 हो जाएगा। फिर 3/20 करिए, 36 1,080 हो जाएगा। फिर सही कर रहे हैं हम, देखिए एक बार सही से करिए, देखिए 3/20 करेंगे तो हमारे पास 2 8 16 अतिरिक्त 24,000 हो गया। फिर 3/20 तो 12 3600 हो जाएगा। फिर 3/20 तो 18, यहाँ पे गलत हुआ है, 3/20 करेंगे तो आएगा 18 54 540, और 540 का 3/20 करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इनको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 24 चको आपके पास 96,000 हो गया, प्लस हमारे पास 36 10.8 के हो गया, सॉरी 6 से गुना करना है ना, 6 से गुना करना है, 00 आपके पास हो जाएगा। अच्छा चरम 36 हो गया, 36 18 3 21, और प्लस हमारे पास 4 चौक 16, 4 पंचे 20 21, प्लस हमारे पास 81। तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, 96,000 ही लिखा रहने दीजिए। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा, तो पहले लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर 8 6 14 आ गया, हासिल 1 आए हमारे पास, 1 6 1 7, और 7 1 8 हमारे पास, आखिरी में 841। तो हमारे पास डी ऑप्शन है, उसी में आगे आप जोड़ोगे तो 119 आ जाएगा, जोड़ देना। वो पूरा हमारे पास एग्जाम में भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, आपके पास यूनिट डी देखना था, इसी से आंसर आ जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आसान है, आपको बस क्या है कि गोल्डन रेशियो याद करना है, 4 6 4 1, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए 3 3 1, 2 साल के लिए 2 2 1, अगर 5 साल की बात की जाती है तो 5 10 10 5 1 ये होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 अवकलनों का माध्य 50 है, बाद में यह पाया गया कि 2 अवकलन 13 और 24 गलत तरीके से 31 और 42 के रूप में दर्ज किए गए थे, तो सही माध्य क्या है। तो देखो हमारे पास 13 और 24 37 लेना था, लेकिन क्या है कि हमने क्या किया, 2 1 3 4 3 7 77 पढ़ लिया, तो कितना ज़्यादा पढ़ दिया हम लोगों ने, ज़्यादा पढ़ दिया, 7 में 73 पढ़ लिया, 2 1 3 हो जाता है 73, 13 में 7 गए 6, और 6 में 3 गए 3, 36 ज़्यादा पढ़ दिया, 4 में 7 गए 6, और 6 में 3 गए 3, 36 ज़्यादा पढ़ दिया। अब इस 36 ज़्यादा जो पढ़ दिया हमने, उसको क्या है कि हम लोग टोटल एवरेज में घटा देंगे, और टोटल 20 लोगों के बीच बराबर बराबर बांट देंगे, तो क्योंकि टोटल 20 अवलोकन थे और हमारे पास 36 ज़्यादा था,
तो इस 36 को का क्या है कि हम लोग कम करेंगे और टोटल सभी लोगों के बीच में बांट देंगे, यही आपका एवरेज होता है। यहाँ से 0 हटेगा, दशमलव आ जाएगा और यहाँ पे 1.8 तुम्हारे पास जो बचेगा 48.2 जो है ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर को क्रमशः ए बी बी सी सी ए पर इस प्रकार लिया जाता है कि बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर और एंगल बी ए सी बराबर 75 डिग्री है। तो एंगल पी क्यू आर का मान बताना है। चलिए हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल के बारे में दे रखा है, ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया और इसमें क्या है बिंदु पी क्यू आर को क्रमशः ए बी बी सी सी ए। तो ए बी पे पी हो गया, बी सी पे क्यू हो गया और ए सी पे आपके पास आर हो गया। बी क्यू बराबर पी क्यू, तो क्या है कि बी क्यू बराबर पी क्यू, तो बी क्यू बराबर आपके पास ये पी क्यू हो गया, सॉरी बी क्यू बराबर आपके पास ये पी क्यू हो गया और हमारे पास क्या है कि क्यू सी बराबर क्यू आर, तो क्यू सी बराबर क्यू आर हो गया। तो ये आपके पास इसके बराबर है, ये आपके पास इसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और बी ए सी बराबर 75 डिग्री दे रखा है, तो ये आपके पास 75 डिग्री है और बताना हमारे पास पी क्यू आर, कहने का मतलब हमारे पास इसका एंगल बताना है थीटा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल मेथड होता है, आसान तरीका। आप करने जाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। एक को जीरो मान लीजिए, अगर इसको जीरो मानोगे इसके सामने जीरो है तो ये साइड दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने ये भी जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो त्रिभुज में इसमें देखोगे तो तीनों त्रिभुज के एंगल का सम 180 होता है, तो आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये 0 डिग्री है, अब हमारे पास ये 75 डिग्री है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे तो ये जो एंगल कोण सी है ये आपके पास कितना हो जाएगा, 180 में 75 जाएगा तो आपके पास 105 डिग्री हो गया। अगर आपके पास ये 105 डिग्री है तो ये क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने 105 तो इसके सामने भी 105, यहाँ से टोटल सम करोगे तो 210 हो जाएगा। अब हमारे पास त्रिभुज आर क्यू सी में देखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हो गया है 210। कोई दिक्कत नहीं है, 30 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हम लोग -30 डिग्री एंगल हो जाएगा आर क्यू सी। अब क्या है कि एक लाइन पे ये टोटल क्या है 180 डिग्री होना चाहिए चम। अब क्या है कि हमें थीटा निकालना है, 180 डिग्री तो यही दे रखा है, हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ पे क्या है थीटा बराबर अगर हम लोग 30 डिग्री लिख लें तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा आपके पास 30 ही आंसर आ जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस इसमें एक एंगल आपके पास एक वर्टेक्स का एंगल 0 ले लेना है, आपका आंसर आराम से आएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3 बटे एक्स बराबर 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3x प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताना है और हमारे पास क्वेश्चन में जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं आपके पास एक्स से इंडिपेंडेंट हैं। एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब है एक्स पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स के बराबर 1। अगर हम लोग एक्स बराबर 1 मान लेंगे तो यहाँ से 1 प्लस 3 बटे 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 बराबर 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कहने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास कितना आ गया, 4 से 4 कट ही जाएगा तो 1 आ गया। आगे देखेंगे यहाँ पे भी अगर एक्स की जगह आक रखेंगे 3 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 गुणे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ से आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी 1 आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना चाहिए क्या कि यहाँ पे b बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए तभी अगर b आप 0 लेंगे, अगर b 0 लेंगे तभी क्या है, क्योंकि b पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आगे प्लस में b आ रहा है तब भी 1, माइनस में b आ रहा है तब भी 1। ये कब होगा, जब हमारे पास b अगर इक्वल 0 हो जाए, तभी हमारे पास क्या है कि ए क्यूब के अगर b 0 होगा तभी क्या है कि फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं घटाने से क्या है कि कुछ अलग आता है, जोड़ने से कुछ अलग आता है, लेकिन दोनों में 1 आ रहा है तो b हमारे पास 0 होना चाहिए। अगर b 0 है तो a हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमारे पास b और a की वैल्यू पता चल गई, अब इसमें पुट कर दीजिए तो 6 a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास 0 है, 6 1 माइनस 0 हमारे पास 6 जो है, d आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.36 की पावर बार प्लस 0.623 बार माइनस 0.2 9 की पावर बार
गुणे हमारे पास 7 की पावर बार का मान बताना है। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमारे पास बार हटाएंगे तो यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, तो क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी ऐसे बार बी के ऊपर बार है तो इसको हम लोग लिखने का तरीका होता है ए बी माइनस ए बटे हमारे पास जितने संख्या के ऊपर बार उतने 9 और जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0। तो हमारे पास एक संख्या के ऊपर बार था तो 1 9 और एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो 9 0। तो ए बी माइनस ए इस फॉर्म में लिखा जाता है, कहने मतलब जिस पर बार नहीं लगाया जाता है उसको हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पे जैसे 36 में 3 के ऊपर 3 पे बार नहीं लगा है तो हम लोग 36 में 3 घटा देंगे और हमारे पास एक के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर बार नहीं लगा है तो 9 0 हो जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे 0.623 दो 3 के ऊपर बार है। अब 2 3 के ऊपर बार है तो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी फार्मूला लिखें एक इक्वल हो जाता है ए बी सी, क्योंकि क्या है कि बी सी ए के ऊपर बार नहीं लगा है, ए के ऊपर बार नहीं लगा है तो ए घट जाएगा। और हमारे पास अब क्या है कि नीचे जितने के ऊपर बार लिखा जाता है उतने 9 हो जाते हैं और जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने 0। तो 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 9, एक के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 2 3 सॉरी 6 2 3 में 6 घटा दीजिएगा, 6 2 3 माइनस 6 बटे हमारे पास 9 9 0 हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास 0.29 क्या है कि माइनस में, अब क्या है कि 9 के ऊपर बार लगा है 2 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 29 में आपके पास जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिए और जितने के ऊपर बार लिखा है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 और गुणे में हमारे पास 7 बटे अब एक के ऊपर बार लगा है तो नीचे वही दशमलव घटा के 9 लिख दीजिए बस। अब क्या है कि इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 बटे 90 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 617 बटे 90 हो गया, 990 हो गया और माइनस में हमारे पास 27 बटे 90 और 27 को क्या है कि काट दोगे तो 9 3 27 हो जाएगा तो 3 सत्ते 21 तो 21 बटे 90 आ जाएगा, 21 बटे 90। अब क्या करिए हर को सभी जगह समान बना लीजिए। अब हर को सभी जगह समान बनाने के लिए यहाँ पे 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी क्या करिए 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब अगर हम लोग 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, इंग्लिश वाला भूल जाइएगा, इंग्लिश वाला क्या है कि टाइपिंग में दिक्कत हो गई है, इसको भूल जाइएगा, हिंदी वाला सही है। अब क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा 3 6 3 बटे हमारे पास 9 9 0 प्लस हमारे पास 617 बटे 9 9 0 माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा 11 से गुणा करेंगे 1 3 1 बटे हमारे पास 9 9 0, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब क्या है अब इनको ऐड कर लीजिए क्योंकि सभी जगह एलसीएम 990 आ गया और हमारे पास क्या है कि 7 3 10 में 1 जाएंगे आपके पास 7 बचेगा, 7 3 10 में 1 गए आपके पास 9 बचेगा, 7 3 10 में 1 गया 9, 6 1 7 में 3 गए आपके पास 4 बचे और 6 3 9 में 1 गया आपके पास 8 बचा, 849 बटे 990 आ गया, ठीक। 23 बटे से यही सही है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या किए, देखिए 11 से गुणा किए थे तो 11 3 3 6 3 9 होगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 980 हो जाएगा और 980 में 131 जाएगा तो 849 सही है और 849 को 990। अब क्या है कि इसको फिर उसी में बदलना है, कैसे, यहाँ पे क्या है कि 2 2 अंक के ऊपर बार लगा है, ये ध्यान रखना, हट गया है ये, तो 2 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। अब क्या है कि हमें उनके फॉर्म में लिखना है, तो उनके फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कैसे रखते हैं, नीचे क्या है बार लगाना है, दशमलव नीचे से हटाना है। तो हमारे पास जैसे क्या है कि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कहीं पे, यहाँ पे क्या होगा 11 से गुणा करेंगे तो 231 आएगा ना, तो ये 231 आएगा। अब जो 231 से घटेगा तो यहाँ पे 849 आएगा, ये मतलब 749 आएगा, यहाँ पे 990 रहेगा और यहाँ पे 749 आएगा। अब क्या है अब 749 बटे 990 में क्या है कि हमें फिर से क्या है कि इसको बार में बदलना है, तो हमारे पास जितने ना होते हैं उतने अंक के ऊपर बार लगता है, तो कहने का मतलब है कि 2 अंक के ऊपर बार लगेगा। अगर 2 अंक के ऊपर बार लगेगा तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा था उसको घटा रहे थे, लेकिन इस बार हमें उल्टा जाना है। अब उल्टा जाना है तो हमारे पास 2 अंक के ऊपर बार तो लगाना है क्योंकि 2 नीचे 9 है तो हमारे पास 49 के ऊपर बार लगेगा, लेकिन वो क्या है कि जो जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा है, जब हम लोग क्या है कि बार हटा रहे थे तो घटा रहे थे 7 को, लेकिन क्या है कि बार अब लगा रहे हैं तो 7 को अब जोड़ेंगे, अब हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, तो 749 में आप 7 जोड़ दीजिए और हमारे बटे 990 लिखिए और आगे आप क्या करिए 756 हो जाएगा और क्या है कि दशमलव और 56 के ऊपर बार लगा दीजिए, 756
आपका सी जो है आपके पास सही हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, जब बार हटाते हैं तो 7 घटाते हैं, लेकिन जब उल्टा जाते हैं तो क्या है कि हम लोग हमें क्या है कि क्योंकि पहले आते समय घटा रहे थे 7, तो जाते समय 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 756 56 के ऊपर बार आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेक एक्स सेक वाई प्लस टेन एक्स टेन वाई का होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स टेन वाई प्लस टेन एक्स सेक वाई का होल स्क्वायर का सरलीकृत मान बताना है। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई अगर इनको जीरो रख दोगे तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर जीरो एक आ रहा है और डी एक आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब एक्स बराबर और वाई बराबर जीरो हम लोग नहीं रख सकते हैं। अब हमारे पास अगर एक्स बराबर और वाई बराबर हम लोग 45 रख दें, तो अगर 45 डिग्री रखेंगे तो सब मान अलग अलग आएंगे। तो रख के देखते हैं, सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। सेक वाई मतलब ही एक्स वाई बराबर दोनों 45 रहे हैं तो √2 हो जाएगा। और हमारे पास टेन एक्स टेन वाई से टेन एक्स टेन वाई दोनों का मान एक एक हो जाएगा। तो 2 1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस में और √2 प्लस में हमारे पास √2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 2 1 3 का स्क्वायर ना हो गया, √2 का होल स्क्वायर हमारे पास 8 हो जाएगा। तो 9 में 8 जाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा। एक का आंसर मतलब डी आपके पास सही हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था और देखने में ही केवल थोड़ा बड़ा और भड़कीला लग रहा है और क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे, और इतने ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको करने चाहिए थे और मतलब आपको परेशान कर सकते थे। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।